बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू शाइनिंग स्टार्स एकेडमी। क्लास 10 केमिस्ट्री यूनिट 9 केमिकल इक्विलिब्रियम हम स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था लॉ ऑफ मैथ सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था हाउ टू राइट केसी एक्सप्रेशन एंड लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके थे सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 9.2। आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम, ways to recognize equilibrium and how to determine units of Kc के यूनिट्स हम कैसे डिटरमिन कर सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंशाल्लाह आप इस वीडियो में इसको एंजॉय भी करेंगे और लर्न भी करेंगे। अब अभी का जो हमारा टॉपिक है वो है कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम डिस्कस करने से पहले हम इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करवाने के लिए पहले तो हमें एक ऐसा वेसल लेना होगा जिसमें इक्विलिब्रियम की तमाम कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। तो वो हम कैसा लेते हैं, क्लोज कंटेनर लेते हैं जिसमें हमने प्योर रिएक्टेंट्स डाले होते हैं या प्योर प्रोडक्ट्स या फिर उन दोनों का मिक्सचर डाला होता है। लेकिन कंडीशंस नेसेसिटी क्या है कि उसमें हम यूज़ क्या कर रहे हैं, क्लोज कंटेनर यूज़ कर रहे हैं जिसमें से किसी भी किस्म का रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का वेस्ट ना हो। इक्विलिब्रियम जब इस्टेब्लिश होता है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाते हैं। रेट ऑफ जिस अमाउंट से रेट ऑफ प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं उसी रेट से वापस प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में डिकम्पोज हो रहे होते हैं। तो आज का जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिमेन्स कांस्टेंट। कि इक्विलिब्रियम जब एस्टैब्लिश हो जाता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों इक्वल हो जाती हैं, तो उस स्टेज पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, वो फर्दर चेंज नहीं होती। मतलब इक्विलिब्रियम जब एस्टैब्लिश हो गया, अगर हमारे पास रिएक्टेंट्स के 2 मोल्स हैं, प्रोडक्ट्स के 4 मोल्स हैं, वो 2 और 4 ही रहेंगे। अब उनकी कंसंट्रेशन ना रिएक्टेंट की 2 से कम या ज़्यादा होगी और ना ही प्रोडक्ट्स की 4 से ऊपर या नीचे जाएगी। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशंस, फर्स्ट कंडीशन क्या है, कंडीशन उनकी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की कांस्टेंट हो जाती है, वो चेंज नहीं होती। नेक्स्ट है कंडीशन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम्स रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर सिस्टम का कांस्टेंट हो जाता है। इसके अलावा जो दूसरे वेरिएबल्स हैं, प्रेशर एंड वॉल्यूम, वो भी कांस्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपने 3 कंडीशंस पढ़ी हैं, कंसंट्रेशन के लिहाज से, टेम्परेचर और प्रेशर और वॉल्यूम के लिहाज से। कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो जाता है और प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है। मींस जब भी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाए तो जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सारे के सारे कांस्टेंट हो जाते हैं, उनमें किसी किस्म का फर्दर चेंज नहीं आता। और इसकी बेसिक रीज़न क्या है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस क्योंकि इक्वल रेट से प्रोसीड कर रहे होते हैं, इस वजह से ये सारे वेरिएबल्स कांस्टेंट होते हैं, फर्दर चेंज नहीं होते। नेक्स्ट हमारा है वेज टू रिकॉग्नाइज इक्विलिब्रियम। हम इक्विलिब्रियम को कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि आया इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया है या नहीं। तो इसके लिए जो वेरी फर्स्ट कंडीशन है वो तो ये है कि जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाए तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशंस कांस्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट वेज हैं कि इक्विलिब्रियम को रिकॉग्नाइज करने के। उसमें हमारे पास फिजिकल वेज भी आ जाते हैं और केमिकल वेज भी आ जाते हैं। बोथ वेज हम यूज़ करते हैं, फिजिकल एज वेल एज केमिकल। अगर हम फिजिकल मेथड्स की बात करें तो फिजिकल मेथड में हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड होता है। और केमिकल मेथड में अगर हम देखें तो वो क्या है, टाइट्रेशन मेथड है। मैट्रिक लेवल पे आप लोगों के लिए जस्ट इनके नेम्स काफ़ी हैं। फर्दर डिटेल ये आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, ये आपके स्टैंडर्ड का, फर्दर डिटेल आपके स्टैंडर्ड पे नहीं आती। नेक्स्ट हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर आप इंटरेस्ट लेकर करेंगे तो ये इंशाल्लाह, जैसे आपने कैसी एक्सप्रेशंस लिखनी सीखी हैं, बिल्कुल इसी तरह से ये टॉपिक भी आपकी फिंगर टिप्स पे हो सकता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स और उसके हम यूनिट्स अब देखेंगे। यूनिट्स डिराइव करने के लिए सबसे पहले तो जो हम पीछे काम करते आए हैं कैसी एक्सप्रेशन लिखने का, यूनिट्स डिराइव करने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को जो भी इक्वेशन दी है आपके सामने उसकी आपने कैसी एक्सप्रेशन लिखनी है। तो हम कैसी एक्सप्रेशन लिखते हैं, कैसी एक्सप्रेशन जब भी हम लिखते हैं ऊपर हम क्या लेते हैं, प्रोडक्ट्स, और नीचे हम क्या लेते हैं, रिएक्टेंट्स। यहाँ पे प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या है, HI है। HI हमारे पास प्रोडक्ट है और इसके साथ जो कोफिशिएंट होता है वो हम कहाँ पे ले लेते हैं, पावर में ले लेते हैं। डिनोमिनेटर में हम लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स हमारे पास 2 हैं, हम 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स इंसर्ट करेंगे। एक हो जाएगी ब्रैकेट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन के लिए एंड सेकंड ब्रैकेट इज फॉर कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन। यहाँ पे इनके साथ नंबर ऑफ मोल्स
कोफिशिएंट नंबर ऑफ मोल्स 1 है, क्योंकि कोफिशिएंट कोई मेंशन नहीं है, जहाँ पे कोफिशिएंट नहीं होता वहाँ पे हम कहते हैं कि वहाँ पे 1 है। और पावर भी हमने मेंशन नहीं की, जिनकी पावर्स मेंशन नहीं होती उनकी पावर्स भी 1 होती हैं। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, अब इस केसी एक्सप्रेशन में हम यूनिट्स पुट करेंगे। यहाँ पे जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं वो किसको, स्क्वायर ब्रैकेट्स जो हैं वो शो करती हैं कंसंट्रेशंस को। और पीछे प्रीवियस वीडियोस में मैं आपको बता चुकी हूँ कंसंट्रेशंस के हम यूनिट्स क्या लेते हैं, मोल्स पर डीएम क्यूब लेते हैं। तो यहाँ पे भी हमने एच आई की कंसंट्रेशन के यूनिट्स एज इट इज़ लिखेंगे। हम यहाँ पे सर्कल राउंड ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे और राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हम कंसंट्रेशन के यूनिट्स लिख देंगे मोल्स पर डीएम क्यूब। और जो इसकी पावर है वो हम एज इट इज़ राउंड ब्रैकेट्स के बाहर मेंशन कर देंगे। ठीक है, होप सो आपको समझ आ रहा होगा, बहुत ही इजी है। आपने मैथ्स में ये बेसिक चीज़ें की हुई भी हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर में हम दो हमारे पास कंसंट्रेशन हैं, दोनों के यूनिट्स लिखेंगे। H2 की कंसंट्रेशन के यूनिट्स भी आ जाएंगे मोल्स पर डीएम क्यूब, और I2 के भी यूनिट्स आ जाएंगे मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है, अब आप अगर मैथ्स का रूल फॉलो करें तो मैथ्स में क्या होता है कि अगर हमारे पास बेसिस सेम हो, ठीक है, तो पावर्स को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास बेस क्या है, मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब। और पावर अगर हम देखें तो राउंड ब्रैकेट के बाहर कोई पावर मेंशन नहीं है, मीन्स तो ऑब्वियस है यहाँ पे पावर क्या होगी, 1 होगी। तो हम डिनोमिनेटर में जो भी हमारे पास बेस दिया हुआ है उसको हम एक बार लिखेंगे और उनकी पावर्स को ऐड करके लिख देंगे, तो पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। पावर हमारे पास 2 आ जाएगी मोल्स पर डीएम क्यूब, होल की पावर 2। डिनोमिनेटर में भी हमारे पास क्या आ जाएगा, मोल पर डीएम क्यूब होल की पावर 2। ठीक है, अब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों हमारे पास इक्वल हैं, दोनों की कटिंग हो जाएगी और यूनिट्स हमारे पास किसी किस्म का कोई यूनिट नहीं बचेगा। तो हम बोल देंगे कि इसके लिए हमारे पास केसी के नो यूनिट्स, केसी हैज़ नो यूनिट्स इन दिस सिचुएशन। ठीक है, तो यहाँ से आपने ऑब्जेक्टिव के लिए एक बात याद रखनी है कि जब भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स नंबर ऑफ मोल्स के प्रोडक्ट्स के इक्वल हों, जैसे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हैं, 2, और रिएक्टेंट्स के यहाँ पे हाइड्रोजन का भी मोल 1 और आयोडीन का भी 1, तो 1 + 1 2। रिएक्टेंट्स के भी टोटल मोल्स 2 हैं, और जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है वहाँ पे भी टोटल मोल्स कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, 2 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो जब भी रिएक्टेंट्स के मोल्स प्रोडक्ट्स के मोल्स के इक्वल हो जाएं तो केसी के यूनिट्स नहीं हमारे पास आते। ठीक है, ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जितने भी यूनिट्स हो जाएंगे वापस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ओवरऑल केसी हैज़ नो यूनिट्स। ये आपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए याद रखना है, केसी हैज़ नो यूनिट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स। लेकिन जब वो चेंज होते हैं तब हमारे पास केसी के यूनिट्स आते हैं। अब यहाँ पे हम स्टडी करेंगे, पहले हम इसकी केसी एक्सप्रेशन लिखेंगे। केसी एक्सप्रेशन क्या आएगी, ऊपर हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, NO2, और इसका जो साथ कोफिशिएंट मेंशन है वो यहाँ पे पावर में आ जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ NO2 रेज़ टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हमारे पास N2O4 है, लेकिन इसके साथ किसी किस्म का कोफिशिएंट नहीं है, मींस 1, तो पावर इसकी क्या हो जाएगी, 1। जैसे प्रीवियस एग्जांपल में हमने मोल्स कंसंट्रेशन के यूनिट्स लिखे थे, मोल्स पर डीएम क्यूब। इसी तरह से हम यहाँ पे भी उसके यूनिट्स मेंशन करेंगे और जो पावर है वो हम राउंड ब्रैकेट के बाहर एज इट इज लिख देंगे। यहाँ नीचे हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ N2O4 के यूनिट क्या हो जाएंगे, मोल्स पर डीएम क्यूब, और पावर इसकी क्या आएगी, 1। अब ऊपर हमारे पास मोल्स पर डीएम क्यूब 2 टाइम्स हैं, तो एक बार हम इससे कैंसिल कर देंगे और रिमेनिंग हमारे पास क्या बच जाएंगे, मोल्स पर डीएम क्यूब। मींस इस केस में हमारे पास केसी के यूनिट्स होंगे और वो क्या होंगे, मोल्स पर डीएम क्यूब होंगे। ठीक है, होप सो आपको इतना समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको इंशाल्लाह से रिकॉल करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। सजेशंस मुझे कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।